Hello everyone, this is Ruby Saroj. वेलकम टू माय न्यू चैनल लर्न विथ रूबी सरोज। आज मैं आप लोगों के बीच परिवहन एवं व्यापार भूगोल से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं लेकर आई हूँ। आइए आप हमारे साथ रिवीजन करिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, रिवीजन करना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, परिवहन की प्रक्रिया के अंतर्गत किसका योग सम्मिलित होता है? तो परिवहन की प्रक्रिया के अंतर्गत यांत्रिक साधनों और संगठनों का योग सम्मिलित होता है। परिवहन की प्रक्रिया के अंतर्गत यांत्रिक साधनों एवं संगठनों का योग सम्मिलित होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली आर्थिक गतिविधियों की स्नायु प्रणाली मानी जाती है? तो परिवहन व्यवस्था। कौन सी प्रणाली आर्थिक गतिविधियों की स्नायु प्रणाली मानी जाती है? तो परिवहन व्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों की स्नायु प्रणाली मानी जाती है। कह रहे कौन सी प्रणाली आर्थिक गतिविधियों की स्नायु प्रणाली मानी जाती है? तो परिवहन व्यवस्था जो है कि आर्थिक गतिविधियों की स्नायु प्रणाली मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 19वीं शताब्दी के मध्य तक किस देश के पिछड़ेपन की अवस्था का कारण क्या था? तो परिवहन के अच्छे साधन की अनुपस्थिति। 19वीं शताब्दी के मध्य तक किस देश के पिछड़ेपन की अवस्था का कारण क्या था? तो परिवहन के अच्छे साधन की अनुपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी एक प्रक्रिया परिवहन नेटवर्क को नियोजित तरीके से परिभाषित करती है? लिंकेज और प्रवाह की प्रकृति का अध्ययन जो है परिवहन नेटवर्क को नियोजित तरीके से परिभाषित करती है। क्वेश्चन नंबर 5, भूगोलवेत्ताओं के अनुसार किसी क्षेत्र के स्थानिक संगठन पर प्रकाश डालने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो परिवहन नेटवर्क की जांच। इसका 5 का ए सही है। भूगोलवेत्ताओं के अनुसार किसी क्षेत्र के स्थानिक संगठन पर प्रकाश डालने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो परिवहन नेटवर्क की जांच। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक स्थानिक अन्योन्य आश्रिता होने के लिए आवश्यक परिस्थितियां निम्न में से कौन सी है? तो ये सभी पूरक, हस्तक्षेप करने का अवसर, हस्तांतरणीयता, ये सभी जो है कि एक स्थानिक अन्योन्य आश्रिता होने के लिए आवश्यक परिस्थितियां है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अन्योन्य आश्रिता में किन दो बिंदुओं की प्रक्रिया होना आवश्यक है? तो आपूर्ति और मांग। अन्योन्य आश्रिता में किन दो बिंदुओं की प्रक्रिया होना आवश्यक होता है? तो आपूर्ति और मांग दोनों। हस्तक्षेप करने का अवसर की प्रक्रिया किसके संदर्भ को संदर्भित करती है? तो स्थान। 8 का ए है, हस्तक्षेप करने का अवसर की प्रक्रिया किसके संदर्भ को संदर्भित करती है? तो स्थान। क्वेश्चन नंबर 9, किसी स्थानिक विश्लेषण के लिए तकनीकी किसके उपयोग अध्ययन करती है? तो भौगोलिक गुण कि किसी स्थानिक विश्लेषण के लिए तकनीकी किसके उपयोग का अध्ययन करती है? तो भौगोलिक गुण के उपयोग का अध्ययन करती है। क्वेश्चन नंबर 10, पुल और गंतव्य आपस में किस परिस्थिति में जुड़े होने चाहिए? तो हस्तांतरणीय। पुल और गंतव्य आपस में किस परिस्थिति में जुड़े होने चाहिए? तो हस्तांतरणीय। पुल और गंतव्य आपस में किस परिस्थिति में जुड़े होने चाहिए? तो हस्तांतरणीय। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक स्थानिक अन्योन्य आश्रिता होने के लिए 3 आवश्यक तत्वों में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो कह रहे 11 का डी शामिल नहीं है। जो शामिल है पूरक, हस्तक्षेप करने का अवसर, हस्तांतरणीयता, ये तीनों शामिल है, लेकिन 11 का डी शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व पूरक प्रक्रिया को संदर्भित करने के लिए आवश्यक है? तो आपूर्ति और मांग के बीच सामंजस्य। कौन सा तत्व पूरक प्रक्रिया को संदर्भित करने के लिए आवश्यक है? आपूर्ति और मांग के बीच सामंजस्य जो है कि पूरक प्रक्रिया को संदर्भित करने के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विचारक स्थानीय पारस्परिक अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत से प्रत्यक्षतः जुड़ा है? तो एडवर्ड उलमैन। कौन सा एक विचारक स्थानीय पारस्परिक अन्योन्य
क्रिया के सिद्धांत से प्रत्यक्षतः जुड़ा है? तो एडवर्ड उलमैन। क्वेश्चन नंबर 14, एडवर्ड उलमैन की स्थानिक पारस्परिक अन्योन्य क्रिया के अंतर्गत कितने तत्वों का समूहन किया गया है? तो 3। एडवर्ड उलमैन की स्थानिक पारस्परिक अन्योन्य क्रिया के अंतर्गत 3 तत्वों का समूहन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, दो स्थानों के बीच पारस्परिक क्षेत्रीय संपर्क पर्यटन में बदलाव लाने में कौन सा एक तत्व महत्वपूर्ण है? तो परिवहन सेवाओं का विस्तार। दो स्थानों के बीच पारस्परिक क्षेत्रीय संपर्क पर्यटन में बदलाव लाने के लिए कौन सा एक तत्व महत्वपूर्ण है? तो परिवहन सेवाओं का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहरी भूमि उपयोग के बारे में एडवर्ड उलमैन के विचार में सही है? तो डी। उलमैन ने कहा कि आधुनिक बड़े शहर छोटे स्थानों की तुलना में अधिक संख्या में आंतरिक और बाहरी संपर्क की अनुमति देते हैं। कौन सा शहर भूमि उपयोग के बारे में एडवर्ड उलमैन के विचार में सही है? तो उलमैन ने कहा कि आधुनिक बड़े शहर छोटे स्थानों की तुलना में अधिक संख्या में आंतरिक और बाहरी संपर्क की अनुमति देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किसका संबंध स्थानिक पारस्परिक अन्योन्य क्रिया से पाया जाता है? तो कह रहे कि उलमैन और M.E. हर्स्ट। किसका संबंध है जो पारस्परिक अन्योन्य क्रिया से पाया जाता है? तो ये कह रहे उलमैन और M.E. हर्स्ट दोनों का। क्वेश्चन नंबर 18, माइकल एलियट हर्स्ट का परिवहन किन क्षेत्रों में योगदान रहा है? तो ये सभी परिवहन और जनसंख्या, भूमि उपयोग, यातायात, ये सभी जो है माइकल एलियट हर्स्ट के परिवहन के क्षेत्रों में योगदान रहा है। माइकल एलियट हर्स्ट का परिवहन के किन क्षेत्रों में योगदान रहा है? तो परिवहन और जनसंख्या, भूमि उपयोग, यातायात, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि माइकल एलियट हर्स्ट का संबंध निम्न से किस क्षेत्र से था? तो कह रहे कि ये सभी आर्थिक व्यवहार, शहरी अधिवास, परिवहन और जनसंख्या, ये सभी से माइकल एलियट हर्स्ट का संबंध था। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसका परिवहन कनेक्टिविटी के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है? तो कह रहे सभी नोट्स, वितरण के लिंक, वितरण संबंधी घटक, ये सभी जो है कि परिवहन कनेक्टिविटी के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसने कहा कि नेटवर्क की विशेषताओं को सामाजिक आर्थिक प्रणाली के कुछ स्थानिक पहलुओं को प्रतिबिंबित करने के लिए किया जाता है? तो फ्रिट्ज गेराल्ड। नेटवर्क कह रहे कि 21 का किसने कहा कि नेटवर्क की विशेषताओं को सामाजिक आर्थिक प्रणाली के कुछ स्थानिक पहलुओं को प्रतिबिंबित करने के लिए किया जाता है? तो फ्रिट्ज गेराल्ड। क्वेश्चन नंबर 22, परिवहन में संपर्कता हेतु कुछ मानकों को निर्धारित किया जाता है जिसमें शामिल होते हैं ये सभी नेटवर्क की कनेक्टिविटी, नेटवर्क की केंद्रीयता, नेटवर्क का प्रसार, ये सभी। परिवहन में संपर्कता हेतु कुछ मानकों को निर्धारित किया जाता है जिसमें शामिल होते हैं नेटवर्क की कनेक्टिविटी, नेटवर्क की केंद्रीयता, नेटवर्क का प्रसार, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किसने परिवहन नेटवर्क की संचार संरचना एवं कनेक्टिविटी को मापने के लिए वर्णनात्मक सूचकांक को विकसित किया है? तो कांस्की ने। किसने परिवहन नेटवर्क की संरचना एवं कनेक्टिविटी को मापने के लिए वर्णनात्मक सूचकांक को विकसित किया है? तो कांस्की ने। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा संबद्धता या नेटवर्क के मापन का प्रमुख सूचकांक है? तो ये सभी बीटा, गामा, अल्फा इंडेक्स, ये सभी जो है कि नेटवर्क के मापन का प्रमुख सूचकांक है। क्वेश्चन नंबर 25, नेटवर्क में आर्क्स की कुल संख्या को नोड्स की कुल संख्या से विभाजित करके किसे ज्ञात किया जाता है? तो बीटा इंडेक्स का। नेटवर्क में आर्क्स की कुल संख्या को नोड्स की कुल संख्या से विभाजित करके किसे ज्ञात किया जाता है? तो बीटा इंडेक्स को। क्वेश्चन नंबर 26, नेटवर्क में जटिल संरचना एवं सर्किट वाले नेटवर्क के लिए बीटा का मान कितना होता है? तो 1 से अधिक। नेटवर्क में जटिल संरचना सर्किट वाले नेटवर्क के लिए बीटा का मान कितना होता है? 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 27, अल्फा इंडेक्स का परास कितना पाया जाता है? तो 0 से 1। अल्फा इंडेक्स का परास 0 से 1 के बीच पाया जाता है।
किसी सूचकांक में किसी दिए गए परिवहन नेटवर्क के किनारों और कोने के बीच का अनुपात क्या कहलाता है? तो गामा इंडेक्स। कह रहे किस सूचकांक में किसी दिए गए परिवहन नेटवर्क के किनारों और कोनों के बीच का अनुपात गामा इंडेक्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29, गामा इंडेक्स का संख्यात्मक मान किसके मध्य पाया जाता है? तो 0 से 1। गामा इंडेक्स का संख्यात्मक मान 0 से 1 के मध्य पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, साइक्लोमैटिक नंबर किस संख्या पर निर्भर करती है? तो कह रहे कि सी, ए बी दोनों है। कोनों की संख्या पर, किनारों की संख्या पर, दोनों पर निर्भर करती है साइक्लोमैटिक नंबर। कोनों की संख्या, किनारों की संख्या पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अभिगम्यता से क्या अभिप्राय होता है? तो अभिगम्यता से जो है कि उपरोक्त सभी किसी स्थान पर परिवहन की सुलभता, भूतल पर विभिन्न स्थानों के बीच माल, मनुष्य और विचारों के संचरण, स्थान विशेष पर परिवहन की उपयुक्त व्यवस्था, उपरोक्त सभी से अभिगम्यता से तात्पर्य यही है। तो कह रहे कि अभिगम्यता से क्या अभिप्राय होता है? कर उपरोक्त सभी से है। किसी स्थान पर पहुँचने की सुलभता, भूतल पर विभिन्न स्थानों के बीच माल, मनुष्यों और विचारों के संचरण से है, स्थान विशेष पर परिवहन की उपयुक्त व्यवस्था, उपरोक्त सभी से है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि अभिगम्यता को प्रभावित करने वाले भौतिक घटक निम्न में से कौन से हैं? तो ये सभी धरातल, जलवायु, वनस्पति, ये सभी जो है अभिगम्यता को प्रभावित करने वाले भौतिक घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कौन से अभिगम्यता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं? तो ये सभी लागत, समय, दूरी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिगम्यता को प्रशासकीय घटक के रूप में प्रभावित करता है? तो कह रहा है कि राजनीति और जन नीतियों की इच्छा शक्ति पर। अभिगम्यता को प्रशासकीय घटक के रूप में प्रभावित करता है, राजनीति और जन नीतियों की इच्छा शक्ति पर को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सी अभिगम्यता को मापने की विधियां हैं? तो कह रहे सभी आयु, विपत और सहसंख्या, ये सभी अभिगम्यता को मापने की विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन पोर्ट ऑफ कॉल को सही रूप से परिभाषित करता है? ऐसे पत्तन जहां जहाज लंबे समुद्री मार्ग यात्रा के दौरान ईंधन, पानी व भोजन के लिए रुकते हैं। कह रहे कौन सा एक पत्तन पोर्ट ऑफ कॉल को सही रूप से परिभाषित करता है? ऐसे पत्तन जहां जहाज लंबे समुद्री मार्ग यात्रा के दौरान ईंधन, पानी व भोजन के लिए रुकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, स्थानिक प्रवाह मॉडल अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार के आर्थिक गतिविधियों का नेतृत्व करता है? आर्थिक क्रियाओं के एकाधिकार मॉडल को। स्थानिक प्रवाह मॉडल अर्थव्यवस्था के अर्थशास्त्र के अंतर्गत किस प्रकार के आर्थिक गतिविधियों का नेतृत्व करता है? आर्थिक क्रियाओं के एकाधिकार मॉडल को। क्वेश्चन नंबर 38, किसी एक आर्थिक शक्ति का किसी स्थान विशेष पर प्रभाव उस शक्ति के साइज से धनात्मक होता है। उपरोक्त कथन स्थानिक अन्योन्य क्रिया के किसी मॉडल का प्रतिपादन करता है। तो ये 38 का ये है, अन्योन्य क्रिया के गुरुत्वीय मॉडल को। किसी एक आर्थिक शक्ति का किसी स्थान विशेष पर प्रभाव उस शक्ति के साइज से धनात्मक होता है। उपरोक्त कथन स्थानिक अन्योन्य क्रिया के किस मॉडल का प्रतिपादन करता है? तो अन्योन्य क्रिया के गुरुत्वीय मॉडल को प्रतिपादन करता है। क्वेश्चन नंबर 39, गुरुत्वीय मॉडल किन नियमों के द्वारा संपादित और संचालित होता है? तो गुरुत्वीय मॉडल सांख्यिकीय प्रवृत्ति और संभावनाओं के नियमों द्वारा संपादित और संचालित होता है। क्वेश्चन नंबर 40, वर्ष 1929 में सर्वप्रथम परचून व्यापार गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की संकल्पना का प्रतिपादन न्यूटन के सिद्धांत पर किसने किया था? तो कह रहे सभी है, जॉर्ज के जिफ, जे स्टुअर्ट, डब्ल्यू जे रायली। कह रहे जे के जिफ, स्टुअर्ट और जे रायली, ये 1929 में परचून व्यापार गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की संकल्पना का प्रतिपादन न्यूटन के सिद्धांत पर किया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, गुरुत्वाकर्षण मॉडल में समानतः किसका माप के रूप में प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? तो जीडीपी का। गुरुत्वाकर्षण मॉडल में समानतः किसका माप के रूप में प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? तो जीडीपी का।
क्वेश्चन नंबर 42, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण मॉडल को पहली बार वर्ष 1954 में किसके द्वारा पेश किया गया? तो वाल्टर इस्सर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण मॉडल को पहली बार वर्ष 1954 में वाल्टर इस्सर द्वारा पेश किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण मॉडल को पहली बार वर्ष 1954 में किसके द्वारा पेश किया गया था? तो वाल्टर इस्सर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43, गुरुत्वाकर्षण मॉडल में समीकरण फिज बराबर जी एम आई स्टार एम जे अपॉन डी आई जी के अंतर्गत एफ से तात्पर्य क्या है? तो कह रहे ट्रेड फ्लो। गुरुत्वाकर्षण मॉडल में जो समीकरण दिया है उसमें एफ से जो तात्पर्य वो ट्रेड फ्लो से है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सी व्यापार प्रारंभ करने की आवश्यक दशाएं पाई जाती है? तो ये सभी 44 का डी। कौन सी व्यापार प्रारंभ करने की आवश्यक दशाएं पाई जाती है? तो कह रहे ये सभी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सी देशी या आंतरिक व्यापार के उपविभाग में शामिल नहीं है? तो कह रहे 45 का डी शामिल नहीं है। जो शामिल है स्थानीय व्यापार, क्षेत्रीय व्यापार, अंतर क्षेत्रीय व्यापार सभी शामिल है, आंतरिक व्यापार के उपविभाग में शामिल है। ठीक है, तो जो शामिल नहीं हुआ है वो 45 का डी है। क्वेश्चन नंबर 46, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार के भौतिक घटक के अवयव नहीं है तो राष्ट्रीय आय। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार के भौतिक घटक के अवयव नहीं है तो राष्ट्रीय आय। तो क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करते हैं? तो कह रहे सभी। जनसंख्या, परिवहन की समुचित व्यवस्था और राष्ट्रीय आय, ये सभी जो है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अन्य घटक कौन से हैं जिनसे व्यापार की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है? तो कह रहे सी, निवासियों की रुचि और राष्ट्रीय भावनाएं, ये भी दोनों। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अन्य घटक कौन से हैं जिनसे व्यापार की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है? तो निवासियों की रुचि और राष्ट्रीय भावनाएं दोनों, 48 का सी। क्वेश्चन नंबर 49, जब कोई देश दूसरे देश के साथ वस्तु विशेष के क्रय विक्रय के लिए समझौता करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो द्विपक्षीय। जब कोई देश दूसरे देश के साथ वस्तु विशेष के क्रय विक्रय के लिए समझौता करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो द्विपक्षीय। क्वेश्चन नंबर 50 है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो रिकार्डो ने। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो रिकार्डो ने। क्वेश्चन नंबर 51, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हेक्स्चर-ओहलियन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो एली हेक्स्चर और बार्टिन ओलिन ने। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हेक्स्चर-ओहलियन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो एली हेक्स्चर और बार्टिन ओलिन दोनों ने। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न से कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवरोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये सभी। सीमा शुल्क, कोटा प्रणाली, भारी कर, ये सभी जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवरोधक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है कि पेट्रोल निर्यातक संघ का संबंध किसके प्रतिपादन से पाया जाता है? तो खनिज व तेल। पेट्रोल निर्यातक संघ का संबंध खनिज व तेल के उत्पादन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, वर्तमान में विश्व व्यापार प्रतिरूप में क्या बदलाव आया है? कह रहे उपरोक्त सभी। व्यापार में वृद्धि, खनिजों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, बाजार का अधिक प्रतिस्पर्धी होना, उपरोक्त सभी। 54 का डी है। क्वेश्चन नंबर 55, आर्थिक क्रियाओं का किसी देश की राजनीतिक सीमाओं का विस्तार करने के वैश्वीकरण कहते हैं। यह कथन किसका है? तो प्रोफेसर दीपक नैयर का। आर्थिक क्रियाओं का किसी देश की राजनीतिक सीमाओं का विस्तार करने की वैश्वीकरण कहते हैं, ये कथन प्रोफेसर दीपक नैयर का है। क्वेश्चन नंबर 56, विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया था जनवरी 1995 में। क्वेश्चन नंबर 57, वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन कितने सदस्य देश हैं? तो 164, जिसमें भारत भी शामिल है। 164 सदस्य हैं। लेकिन अभी जो है कि डेटा वर्तमान वाला भी देख लीजिएगा क्योंकि ये पुराना है, तो एक बार आप लोग इसे गूगल कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 58 है कि गेट सीमा शुल्क एवं व्यापार पर समांतर समझौता का गठन कब किया गया था? तो 1948 में। गेट सीमा शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता गठन 1948 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 59, डंकल प्रस्ताव में पेटेंट कानून का आधार क्या है? वस्तुओं का उत्पादन। डंकल प्रस्ताव में पेटेंट कानून का आधार वस्तुओं का उत्पादन है। क्वेश्चन नंबर 60, बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण हेतु भारत में पेटेंट अधिनियम कब पारित किया गया? तो वर्ष 1999। बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण हेतु भारत में पेटेंट अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1999 में। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो कह रहे डी 1, 2, 3। एक है परिवहन तंत्र सभी यांत्रिक साधनों एवं संगठनों का योग। दूसरा है परिवहन में अन्योन्य आश्रितता के लिए दो बिंदुओं के मध्य आपूर्ति प्रक्रिया का होना आवश्यक होता है। तीसरा है हस्तक्षेप करने का अवसर स्थानिक अन्योन्य आश्रितता की आवश्यक परिस्थितियाँ। तो इस प्रकार 1, 2, 3 सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कह उपरोक्त सभी। माइकल एलियट हर्स्ट एक आर्थिक भूगोलवेत्ता है। नेटवर्क की केंद्रिता कनेक्टिविटी के मापन के निर्धारक है। स्थानिक पारस्परिक अन्योन्य स्थिरता दो स्थानों की वस्तुएं और के संबंधों में प्रवाह का अध्ययन होता है। तो सूचक के संबंधों के प्रवाह का अध्ययन होता है। तो इस प्रकार सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 63 है, इसमें कह रहे कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? तो डी सही सुमेलित नहीं। बीटा इंडेक्स आर्क्स नोड से है। अल्फा इंडेक्स वास्तविक सर्किट अधिकतम सर्किट से है। गामा इंडेक्स E/3 V-2 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो पहला और दूसरा। नेटवर्क की कनेक्टिविटी को नोड्स के बीच लिंक की पूर्णता को डिग्री के रूप में परिभाषित किया जाता है। कनेक्टिविटी की वर्णनात्मक सूचकांक को कांस्की ने वर्ष 1963 में विकसित किया। तो इस प्रकार पहला और दूसरा। फिर से देखते हैं, नेटवर्क की कनेक्टिविटी को नोड्स के बीच लिंक की पूर्णता की डिग्री के रूप में परिभाषित किया जाता है। कनेक्टिविटी की वर्णनात्मक सूचकांक को कांस्की ने वर्ष 1963 में विकसित किया था। तो 64 का जो है 1 और 2 दोनों सही है। 65 में कह रहे कौन सा कथन सही है? तो कर उपरोक्त सभी कथन सही है। बीटा इंडेक्स का मान नेटवर्क की संरचना एवं कनेक्टिविटी पर निर्भर करती है। बीटा इंडेक्स का मान 0 तब होता है जब नेटवर्क में कोई किनारा नहीं होता है। जटिल संरचना तथा सर्किट वाले नेटवर्क के लिए बीटा का मान 1 से अधिक होता है। तो उपरोक्त सभी कथन सही है। बीटा इंडेक्स का मान नेटवर्क की संरचना एवं कनेक्टिविटी पर निर्भर करता है। बीटा इंडेक्स का मान 0 तब होता है जब नेटवर्क में कोई किनारा नहीं होता है। जटिल संरचना तथा सर्किट वाले नेटवर्क के लिए बीटा का मान 1 से अधिक होता है। तो उपरोक्त सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 66 में मिलान करने के लिए दिया है, जिसका पहला सही है, 1 का ए है, सीधे सीधे सही है। आंतेपोपत्तन कहाँ पे? तो सिंगापुर में। आंतेपोपत्तन सिंगापुर, आंतेपोपत्तन सिंगापुर, आंतेपोपत्तन सिंगापुर, आंतेपोपत्तन सिंगापुर। पोर्ट ऑफ कॉल लंदन है। तेल पत्तन आबादान है। आंतरिक पत्तन मिसिसिपी है। आंतेपोपत्तन सिंगापुर, पोर्ट ऑफ कॉल लंदन, तेल पत्तन आबादान, आंतरिक पत्तन मिसिसिपी। क्वेश्चन नंबर 66 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 67 में कौन सा कथन असत्य है? कह रहे उपरोक्त में से कोई नहीं असत्य है। तो इसको देख लेते हैं। आव्यूह संगम अभिगम्यता को मापने की प्रमुख प्रचलित विधि है। नौसैनिक पत्तन पर नौसैनिक के जहाज़ों को रखने की सुविधा होती है। हुगली नदी पर अवस्थित प्रमुख कोलकाता एक आंतरिक पत्तन है। तो 67 के डी, उपरोक्त में से कोई कथन जो असत्य नहीं है, सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहे कौन सा कथन सही है? तो कह रहे पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। पहला है कि संगम स्थलों की गम्यता की व्याख्या में आव्यूह सूचकांक सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। टी आव्यूह से आशय सकल केंद्र अभिगम्यता से होता है। सिंबल ने गम्यता निर्धारण के लिए युग्म स्थानों के बीच की दूरी का प्रयोग किया है। इस प्रकार 68 का 1, 2, 3 सही है। फिर इसके बाद 64 का है कि 69 का है क्वेश्चन, इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो कह रहे सी सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित है, संयोजी आव्यूह परिवहन जाल
का ग्राफ में निरूपण, कोनिक सूचकांक गम्यता के साथ विलोम संबंध, प्रसरण सूचकांक परिवहन जाल में केंद्रों की स्थानिक व्यवस्था, प्रसरण परिवहन जाल में केंद्रों की स्थानिक व्यवस्था, कोनिक सूचकांक गम्यता के साथ विलोम, संयोजी अवयव परिवहन जाल का ग्राफ में निरूपण। तो 69 का सी जो है सही नहीं है। 70 का कौन सा कथन सही नहीं है? तो कह उपरोक्त में से सभी कथन सही का कौन सा कथन सही है? तो कह उपरोक्त सभी कथन सही है। स्थानिक प्रवाह मॉडल अर्थशास्त्र में एकाधिकार प्रतियोगिता मॉडल को व्यक्त करता है। स्थानिक प्रवाह मॉडल के अंतर्गत सर्किल मॉडल को शामिल किया जाता है। डब्ल्यू.जे. राइली ने सर्वप्रथम प्राकृतिक विज्ञानों में प्रचलित न्यूटन गुरुत्वाकर्षण मॉडल की संकल्पना प्रस्तुत की थी। तो इस प्रकार 70 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो कह रहे कि 1, 2, 3। पहला है गुरुत्वाकर्षण मॉडल से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पैटर्न का अनुमान लगाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण मॉडल से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पैटर्न का अनुमान लगता है। क्षेत्रीय व्यापार किसी राज्य या प्रांत की सीमाओं के अंतर्गत संपन्न होता है। किसी देश की सीमा के भीतर विभिन्न स्थानों अथवा क्षेत्रों के मध्य संपन्न व्यापार को आंतरिक व्यापार कहते हैं। 71 का डी सही है। 72, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो 72 का बी, पहला और दूसरा। पहला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मूल आधार में भौतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक घटक शामिल होता है। आर्थिक विकास की गति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जन्म देती है। तो इस प्रकार जो है कि 72 का बी सही है, पहला और दूसरा। 73, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 73 का ए, फरवरी 1995 में WTO अस्तित्व में आया था। कौन सा कथन असत्य है? तो 1995 में WTO अस्तित्व में आया। फरवरी 1995 में WTO अस्तित्व में आया। कौन सा कथन असत्य है? तो WTO तो जो अस्तित्व में आया था वो 1995 में ही आया था, लेकिन ये फरवरी में नहीं आया था, बल्कि किसी और मंथ में आया था, इसलिए गलत है। और अफ़गानिस्तान WTO का नवीनतम सदस्य है। तो उस टाइम ये अफ़गानिस्तान नवीनतम था, लेकिन वर्तमान में इसका WTO के बारे में आप सभी देख लीजिएगा। WTO की पूर्ववर्ती संस्था गैट थी। WTO की सदस्य देशों की संख्या 164 है। तो इसलिए WTO के बारे में एक बार देख लीजिएगा सभी लोग ना, क्योंकि इसमें क्या कुछ नया हुआ है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 74, इसमें मैच करना है। गैट की स्थापना 1948 में, पेटेंट अधिनियम पारित हुआ तो 1999। जो पेटेंट अधिनियम 1999 में, 8वें दौर की उरुग्वे वार्ता 1986 में और WTO की स्थापना 1995 में। तो इस प्रकार 74 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो करें सभी। WTO बहुपक्षीय व्यापार समझौता के कार्यान्वयन, प्रबंधन और संचालन को सरल बनाता है। भारत विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य है। विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता से भारत के कई स्वतंत्र आर्थिक निर्णय प्रभावित हुए हैं। इस प्रकार 75 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो 76 का डी, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है कि विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत पेटेंट कानून से भारत में अनेक दवाइयाँ एवं बीजें महंगा हुए हैं। WTO की सदस्यता से भारत में विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। भारत अपनी इच्छानुसार विश्व व्यापार संगठन से कभी भी हट सकता है। तो इस प्रकार से 76 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 77 का सी, जो सही सुमेलित उसको देखते हैं। तुलनात्मक लाभ सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार है। आपूर्ति की दशाएं क्षेत्रीय भिन्नता और आय का स्तर उच्च मांग का निर्धारक है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 78 का डी, उपरोक्त सभी। आपूर्ति की दशाओं में क्षेत्रीय विभिन्नता का होना स्वाभाविक होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मांग और पूर्ति का समन्वय होता है। हेक्स्चर-ओहलिन सिद्धांत के अनुसार व्यापार विकसित होने पर श्रम की दरें घटती हैं। तो इस प्रकार 78 का ए, बी, सी सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कह रहे कि डी,
पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों। पहला, उदारीकरण और वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाया है। उदारीकरण से व्यापार में आरोपित कोटा, प्रशुल्क तथा प्रशासकीय अवशेष कम हुआ है। विश्व की अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण ने एकीकृत करने का प्रयास किया है। तो 79 का डी कथन सही है। 80 का है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य नहीं है। तो उपरोक्त सभी कथन असत्य नहीं, तो इसलिए देखते हैं। विश्व व्यापार को क्षेत्रीय संगठनों ने बड़ी स्तर पर प्रभावित किया है। अंतर एवं अंतर प्रादेशिक व्यापार एक दूसरे क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक आर्थिक दबाव मापक यंत्र है। इस प्रकार 80 का डी सही है। 81, अब देखिए यहाँ पे है कथन और कारण दिया है, और जो है कि देखते हैं ए है तो इसमें कह रहा है कि तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूलभूत आधार है। यह सिद्धांत अंग्रेज अर्थशास्त्रियों विशेषतः रिकार्डो द्वारा विकसित किया गया था। तो ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहे तुलनात्मक लाभ के सिद्धांतों के अनुसार व्यापार के लिए देशों के मध्य उत्पादन के कारकों की भिन्नता होनी आवश्यक है। दोनों देशों के प्राकृतिक संसाधनों तथा श्रम पूंजी आदि में अंतर होने पर विभिन्न वस्तुओं के सापेक्ष लाभ या हानि होती है। तो ए आर दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 83 आपूर्ति कह रहे कि सी है, तो इसमें ए सही, आर गलत है। जो सही उसी को देखते हैं। आपूर्ति की दशाओं में क्षेत्रीय भिन्नताओं का होना स्वाभाविक है। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहे कि उच्च आय वर्ग वाले लोग अधिकांश अनावश्यक क्या है विखंडित सामानों पर, क्या लिखा हुआ है दिख नहीं रहा है, आवश्यक के सामानों पर व्यय करते हैं। और आर दिया कि उच्च तथा बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति आय प्रभावी उच्च स्तर मांग का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो इसमें ए आर दोनों सही है, पर आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। 85 है कि लौह अयस्क का परिवहन कम दूरी तक किया जाता है। सड़ने, गलने व नष्ट होने वाली वस्तु की अभिगमता कर होती है। तो इसलिए 85 का ए आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 गुरुत्व मॉडल का संबंध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंध है। गुरुत्व मॉडल को पहली बार उलमैन ने प्रस्तुत किया था। तो कह रहे कि ए सही, आर गलत है। और फिर इसके बाद जो है कि क्वेश्चन नंबर 87 है कि व्यापार में आपूर्ति की दशाओं में क्षेत्रीय भिन्नताओं का होना स्वाभाविक होता है। यह क्षेत्रीय भिन्नता उत्पादन के कारकों को प्राप्त तथा कारक के अनुपातों में अंतर से उत्पन्न होती है। तो 87 का ए आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या करता है। 88 अधिकांश विकसित देशों का व्यापार संतुलन उनके अनुकूल पाया जाता है। विकासशील देशों का व्यापार संतुलन उनके प्रतिकूल पाया जाता है। तो कह रहे यार दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89 उदारीकरण से आशय नियम और कानून को सरल, सुगम तथा पारदर्शी बनाना होता है। वैश्वीकरण विश्व की अर्थव्यवस्था को जोड़ने में सफल हुआ। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 विश्व व्यापार की सदस्यता से भारत में विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। यही कथन सही है, आर गलत है। तो इसलिए जो है कि भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण हेतु वर्ष 2002 पेटेंट अधिनियम पारित हुआ है। देखिए पेटेंट अधिनियम 1999 में पारित हुआ, इसलिए आर गलत है, ये सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने क्वेश्चन थे जो है कि इम्पॉर्टेंट उसे हम बताए हैं, और टाइम ओवर हो गया, इसलिए यहीं पे हम समाप्त कर देते हैं। आप लोग इसी तरह रिवीजन करते रहिए, याद हो जाएगा। धन्यवाद।